नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दर्द भरी कहानी, अंतिम विदाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारे पापा हमारे साथ रहेंगे? अरे तुम मुझसे शादी अपने पापा की सेवा करने के लिए कर रहे हो या मुझसे प्यार करते हो इसलिए? नीरज, मैं तुम्हें बता देती हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं करूँगी। तुम जानते हो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो अपनी खुशियों का गला घोट कर तुम्हारे पापा के दिन रात सेवा करती रहे। तुम अच्छे से जानते हो मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है और किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं अच्छा लगता। और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वह तुम्हारे पिताजी को कभी पसंद नहीं आएगा। मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, बंदिशों में रहकर नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी की खातिरदारी में कोई 24 घंटा लगा रहे तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? इससे हम दोनों की परेशानी का हल हो सकता है। यहाँ हम दोनों खुश रहेंगे और वहाँ वो मज़े से रहेंगे। दरअसल नंदिनी और नीरज दोनों ही एक शहर की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। काम करते करते दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसलिए नंदिनी नीरज से यह सारी बातें बोल रही थी। तभी दीपक ने कहा, नंदिनी तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे नहीं सिर्फ मेरे पैसे से और रुतबे से प्यार करती हो। माँ के जाने के बाद पिताजी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं है। अगर मेरा कोई भाई बहन होता तो मैं एक बार उन्हें उनके पास छोड़ने की सोचता भी, पर तुम तो उन्हें सीधे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। अरे वाह, मेरे पिताजी हैं कोई घर का पड़ा हुआ फालतू सामान नहीं जो उन्हें उठाकर वृद्धाश्रम छोड़ दूं। अगर ऐसे मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया होता तो माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता। अगर वह चाहते तो मुझे भी अनाथ आश्रम में छोड़ सकते थे, पर उन्होंने माँ के जाने के बाद अपनी और उनकी दोनों की जिम्मेदारी निभाई और मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं अपने पिता के बलिदान को तुम्हारे लिए भूल जाऊँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहना ही पसंद करूँगा। कम से कम अपने पिता के साथ तो रहूँगा। अब जिस उम्र में मेरे पिता को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और न ही उन्हें कहीं छोड़ सकता हूँ। नंदिनी गुस्से में मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। सच कहा था मेरे मम्मी पापा ने, जो गरीब लोग कुछ पैसे कमा लेते हैं वह दिन रात माँ बाप से ही चिपके रहते हैं। अच्छा हुआ वह तो मुझे शादी से पहले ही पता चल गया, वरना तुम तो मुझे अपने पिता की आया बनाकर रख देते। नीरज, तुम मुझे छोड़कर बहुत पछताओगे, याद रखना। आज तुमने मुझे नहीं अपने पिता को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। देखना तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। नीरज, वैसे तो मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन में आया तो पूछ रही हूँ। भगवान न करे कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो तुम्हारे पापा का ख्याल कौन रखेगा? नीरज नंदिनी की बात सुनकर एक पल के लिए सुन्न रह गया। फिर कुछ सोच कर बोला, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे मौत भी आएगी तो मैं भगवान से कुछ समय मांग कर अपने बाबूजी का पूरा इंतज़ाम करके ही मरूंगा। हाँ, बस इस बात का अफसोस रह जाएगा कि आज के बाद मैं कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरे बाबूजी को बहू का सुख मिल पाएगा। लेकिन देखा जाए तो अच्छा ही है। पराया लोगों से तकलीफ पाने से अच्छा है मेरे बाबूजी अकेले रह जाएं। इतना कहकर नीरज नंदिनी से हर रिश्ता तोड़कर दोबारा कभी न मिलने के लिए चला गया। नीरज पेशे से इंजीनियर था। उसके बाबूजी ने बहुत तकलीफ पाकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वहीं नंदिनी बहुत बड़े अमीर खानदान की बेटी थी, जो पैसों के बल पर छोटी मोटी इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी। उसे लगा नीरज से शादी कर उसे वह अपनी मुट्ठी में कर लेगी, पर यह प्रेमिका का प्रेम एक माता पिता की ममता के आगे छोटा पड़ गया। देर शाम नीरज घर लौटा तो उसके बाबूजी राधेश्याम जी हर रोज की तरह खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। बेटे को आता देख राधेश्याम जी बोले, आ गया बेटा नीरज, कब से तेरी राह देख रहा था।
कैसा रहा आज ऑफिस का दिन? अरे क्या हुआ नीरज, आज तुम अकेले ही आए हो? नंदिनी बिटिया नहीं आई? तुमने कहा था आज तुम लोग अपनी शादी की बात करोगे, मुझे खुशखबरी सुनाओगे। फिर क्या बात है नीरज? नीरज सर झुकाकर बोला, बाबूजी आप खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जाता हूँ। नीरज बार बार राधे श्याम जी से नजरें चुरा रहा था। राधे श्याम जी बोले, क्या बात है बेटा, तुमने शराब पी है? पर तुम तो कभी पीते नहीं, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपने बाबूजी से नजरें चुरानी पड़ रही हैं? बेटा इधर मेरे पास आओ। राधे श्याम जी ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर नीरज को अपनी तरफ बुलाया। नीरज बाबूजी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोए जा रहा था। बाबूजी, यह दुनिया बहुत मतलबी है, आखिर सच्ची प्यार की पहचान इंसान कैसे करे? आज की दुनिया में सब लोग बस रुतबे और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्यार तो बस दिखावे के लिए रह गया है। मैं जीवन में दोबारा धोखा नहीं चाहता। मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। इससे बेहतर है मैं जीवन भर अकेला रहूं। अगर ज़िंदगी में सच्चा प्यार न मिले तो इंसान को अकेले रहना ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। राधे श्याम जी नीरज के सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। अपने बेटे की तकलीफ़ उनके हृदय को अंदर तक चीर कर रख रही थी। राधे श्याम जी इन सब के लिए अपने आप को गुनहगार समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की गृहस्थी नहीं बस पा रही। राधे श्याम जी अपने दर्द को छुपाते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम क्यों मेरे कारण अपने प्यार को छोड़ रहे हो? मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। तुम्हें भी तो जीवन साथी की ज़रूरत होगी। जीवन बहुत लंबा सफ़र है, किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। नीरज हंसकर बोला, भाभी जी कौन जानता है कि पहले कौन जाएगा? मौत उम्र देखकर थोड़ी आती है, जब आनी होती है तब आ जाती है। हाँ, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, पर जाना पहले किसे है कौन जानता है। शायद भगवान के घर से आपसे पहले मेरा बुलावा आ जाए। राधे श्याम जी अपने बेटे को डांट लगाते हुए बोले, खबरदार, जो मेरे होते हुए तुमने पहले जाने की बात कही। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। बेटा, माँ बाप की अर्थी को कंधा देते हैं। वह माता पिता कितने भाग्यशाली होते हैं। तुम क्या अपने पिता को अभागा बनाना चाहते हो? भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मेरे बच्चे, तुम हमेशा खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ हमेशा चहकती रहे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन अचानक नंदिनी अपने माँ बाप के साथ नीरज के घर पहुँच गई और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी और हाथ जोड़कर राधे श्याम जी से बोली, आप मुझे अपने घर की बहू बना लीजिए, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी। नंदिनी के माँ बाप ने भी अपने बेटी के बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। नंदिनी नीरज की शादी करने के लिए कहा। राधे श्याम जी समझ नहीं पा रहे थे कि यह नंदिनी का प्रेम है या कोई लालच, लेकिन नंदिनी और उसके माँ बाबूजी की बातों में आकर राधे श्याम जी ने अपने बेटे नीरज को मनाकर जबरदस्ती हाँ कर उसकी शादी करवा दी। लेकिन नंदिनी में तो आते ही राधे श्याम जी से अपने अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि नंदिनी प्रेम के लिए नहीं, बल्कि राधे श्याम जी से बदला लेने के लिए इस घर में आई है। उसे बस एक ही बात खटक रही थी कि नीरज ने उसका इतना अपमान किया, वह उसे अपमान का बदला उसके बाबूजी से ज़रूर लेगी। इसलिए तो नीरज जब कंपनी के काम से बाहर गया तो उससे उसके बाबूजी के अपमान करने का मौका मिल गया। राधे श्याम जी अपने बेटे के ससुराल गए। उनकी बहू नंदिनी उन्हें यह कहकर लाई थी कि बाबूजी, आप कुछ दिन मेरे मायके में चलकर रहो, वहाँ रहकर आपका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। वहाँ जाते ही राधे श्याम जी सोफे पर बैठ गए। राधे श्याम जी की बहू नंदिनी ने कहा, अरे बाबूजी यह क्या है? आप तो आते ही सोफे पर पसर गए, उठिए यहाँ से। आपके पैर कितने गंदे हो रहे हैं। हमारा इतना महंगा सोफ़ा खराब हो जाएगा। आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठ जाइए। राधे श्याम जी ने अपने समधी की तरफ देखा तो वो बोले, हाँ भाई साहब, आप इस प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाइए। अरे आप तो घर के ही हैं। अरे मेरे कुछ फ़ॉरेन से दोस्त आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला कि आप अनपढ़ गंवार गरीब हैं तो मेरा उनके आगे सारा स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा।
समधी की बातों से राधे श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके शब्द राधे श्याम जी के दिल में तीर के समान चुभ रहे थे। उनसे ना तो किसी ने चाय पानी को पूछा और ना ही उनका हाल चाल जानने की कोशिश की, और वह नजरें झुकाए सोफे से उठकर उसी प्लास्टिक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में नंदिनी की भाभी आई और बोली, मम्मी जी, शांताबाई का फ़ोन आया था। उसके पति की तबीयत आज ठीक नहीं है, आज वह काम पर नहीं आ पाएगी, और मुझे आपके दोस्तों को जैसा खाना पसंद है वैसा खाना बनाना भी नहीं आता। तभी नंदिनी झट से बोली, अरे भाभी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अरे हमारे बाबूजी को हर तरह का खाना बनाना आता है। माँ के जाने के बाद बचपन से नीरज को यही तो खाना बनाकर खिला रहे हैं। अरे खाना बनाते बनाते हमारे बाबूजी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। तभी कमल ने कहा, बाबूजी, आप बुरा न मानो तो क्या आप किचन में आकर भाभी की थोड़ी मदद कर दोगे? क्यों नहीं बेटा, आखिर यह भी तो मेरा ही घर परिवार है और तुम सभी तो मेरे ही बच्चे हो। जैसे मैं नीरज के लिए खाना बनाता हूँ वैसे ही यहाँ तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इतना कहकर राधे श्याम जी नंदिनी की भाभी की मदद करने के लिए रसोई घर में जाने लगी। तो वह बोली, अंकल जी, आप हमारे घर में मेहमान हैं, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप रहने दीजिए, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। इस पर नंदिनी बोली, भाभी, आपके कलेजे में क्यों आग लग रही है? जब पापा जी को कोई तकलीफ नहीं है तो जाइए जल्दी से खाना तैयार करवाइए। राधे श्याम जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चले गए। बाप बेटे सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। बहू राधे श्याम जी को यह कहकर लाई थी कि आप कुछ दिन माँ पापा के साथ रहोगे तो आपका भी मन बहल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उनसे किसी ने दो बात भी ढंग से नहीं की थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान आ गए तो राधे श्याम जी सभी को खाना सर्व कर रहे थे। राधे श्याम जी के हाथ का खाना खाकर नंदिनी के माँ बाबूजी के साथ सभी दोस्त चटकारे मारकर खाने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी एक सहेली ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके पर्स में से पैसे गायब थे। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मेरे पर्स से 50,000 रुपये चोरी हो गए। क्या? नंदिनी की माँ जानबूझकर आश्चर्यचकित होकर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। हाँ, बस यह नौकर ही बाहर से आया है। नंदिनी की माँ ने राधे श्याम जी को जब नौकर बताया तो उसकी आंखें भर आईं। बहन जी, आप जरा रुकिए, मैं इस नौकर की तलाशी लेती हूँ। हमने इसे आज ही काम पर रखा है, आज ही नया नया काम पर आया है, तो इसका कोई भरोसा नहीं। नंदिनी की माँ ने इतना कहकर सबके सामने ही राधे श्याम जी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी राधे श्याम जी रुंधे गले से बोले, बहन जी, यह आप क्या कर रही हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा, तो यह नोटों की गड्डी आपकी जेब में कैसे आई? अरे, इस बुढ़ापे में चोरी करते हो शर्म नहीं आती आपको? इतना सुनते ही उसकी सहेली ने जैसे ही राधे श्याम जी पर हाथ उठाना चाहा कि नीरज ने आकर उसका हाथ थाम लिया और खींचकर एक जोरदार तमाचा उनकी सहेली के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर ऐसा करने की भी सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यह कोई नौकर नहीं, मेरे बाबूजी हैं, और अगर मेरे बाबूजी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसे जेल की चक्की पिसवाऊंगा। नीरज को अपने सामने अचानक देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। बेटे को सामने देखते ही राधे श्याम जी उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। नीरज ने सबसे पहले अपने पिताजी के आंसू पोंछे, फिर उन्हें पानी पिलाया। राधे श्याम जी बोले, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, पर पता नहीं मेरी जेब में ये पैसे कैसे निकले। तभी नंदिनी की भाभी आई और बोली, यह पैसे आपकी जेब में दीदी और पिताजी ने चुपके से रख दिए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें पैसे आपकी जेब में रखते हुए देखा था। यह सुनकर नीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और खींचकर उसने नंदिनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए? ओ, अब समझा, तो इसलिए तुमने मुझे बार बार फ़ोन कर यह कहा था बाबूजी का तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, बड़े उदास उदास रहते हैं, मैं उन्हें कुछ दिन के लिए अपने मायके ले जाना चाहती हूँ।
वहाँ मेरे माँ बाबूजी से मिलेंगे और उनके संग अपना सुख दुख बांट तो उनका मन बहल जाएगा। क्या यही है मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारी चिंता? तभी नंदिनी के पिताजी बोले, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मजबूरी में हमने समधी जी से। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए पिताजी, हम दोनों के आपस की बात है, समझे आप? अपने दामाद का यह रूप देखकर नंदिनी के पिताजी चुपचाप खड़े हो गए। नीरज बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बाबूजी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। या मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब जब तक तुम अपने बाबूजी के साथ आकर मेरे पिताजी से माफ़ी नहीं मांग लेती, तब तक दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझे फ़ोन करने की कोशिश करना। तुम लोगों ने आज मेरे बाबूजी को सबके सामने अपमान किया है, उसकी भरपाई तुम सबको करनी पड़ेगी। इतना कहकर नीरज ने अपने बाबूजी का हाथ थामा और उन्हें घर की ओर लेकर चल दिया। नंदिनी और उसके माँ बाप चुपचाप खड़े नीरज को जाता हुआ देख रहे थे। धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, लेकिन किसी ने भी आकर राधे श्याम जी से माफ़ी नहीं मांगी। उधर नीरज ने अपने बाबूजी के लिए घर में हर तरह की सुख सुविधा कर दी थी, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ और कमी न महसूस हो। उधर नंदिनी अपने माँ बाबूजी के साथ अपने मायके में ही रहने लगी। ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत गए। एक दिन नीरज ऑफिस से घर आकर अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, ऑफिस के काम के लिए मुझे कुछ दिन के लिए विदेश जाना होगा। उस समय मैं आपके साथ रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दिया है। आप इस घर में अकेले नहीं रह पाओगे। राधे श्याम जी बोले, बेटा, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? इसलिए मैं हमेशा कहता था तुम अकेले मत रहो। अब पूरा दिन तुम काम में ही लगे रहोगे। राधे श्याम जी की आवाज़ में चिंता और घबराहट छलक रही थी। नीरज बाबूजी का हाथ थामकर बोला, बाबूजी, मुझे 2 दिन बाद बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई जाना है। बस 3-4 महीने की बात है। उदास भरे शब्दों में राधे श्याम जी बोले, बेटा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब काम है तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन नीरज अपने बाबूजी के लेकर शहर के एक आश्रम में पहुंचा। राधे श्याम जी नीरज का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और कह रहे थे, बेटा, मुझे छोड़कर मत जा विदेश। तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा? आज तक एक दिन भी मैं तुझसे अलग नहीं रहा। तुझे देखे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। नीरज ने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, हम रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे। वादा करता हूँ, और एक वादा आप कीजिए कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे और खुश रहेंगे। मेरे लिए दुनिया में आपकी खुशी से ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द भरे राधे श्याम जी अपने बेटे को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, और नीरज अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी आंखों में छोड़कर चला गया। आखिर नीरज ऐसे कौन से काम से जा रहा था जिसके कारण उसे अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ा? क्या किसी के दबाव में आकर वह यह सब कर रहा था? आश्रम में रहने वाले हर आदमी औरत के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थीं, पर राधे श्याम जी के चेहरे पर वहां आने के बाद भी कोई भाव नहीं था। बस वह तो अपने बेटे की याद में हमेशा अकेले ही बैठे रहते। एक दिन कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है इनका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है। दूसरी बोली, अगर इतना बड़ा इंजीनियर है तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है जो अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। तभी दूसरी औरत बोली, मैंने सुना है उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी, जब इनका बेटा करीबन 3 साल का ही होगा। तब से ही अकेले बेचारे ने अपने बच्चे को पालकर बड़ा किया। अरे, जिस बेटे को उन्होंने इस लायक बनाया, वही बेटा आज उन्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। वृद्धाश्रम में आए हुए राधे श्याम जी को पूरा 1 साल हो चुका था। एक रोज़ उनका मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था, तो वह आश्रम के संचालक के पास गए और बोले, महेश जी, एक कृपा कीजिए, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दीजिए। वह कहकर गया था हर दूसरे दिन फ़ोन करेगा, पर देखिए 6 महीने से अब तक उसका एक फ़ोन नहीं आया।
बस मैं ही करता हूँ। महर जी बोले, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया था। मैं अभी लगाता हूँ। महर जी ने नंबर डायल किया। फ़ोन उठाकर राधे श्याम जी बोले, बेटा नीरज, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? बेटा, क्या तुम विदेश से वापस आ गए? उधर से आवाज़ आई, बाबूजी, मैं तो दुबई में ही हूँ, आते ही आपको खबर करता हूँ। हर 1-2 महीने पर राधे श्याम जी अक्सर अपने बेटे से बात करते, लेकिन उनका एक ही जवाब होता, मैं दुबई में ही हूँ, जैसे ही आऊँगा आपको बता दूँगा। देखते ही देखते राधे श्याम जी का इंतज़ार पूरे 5 साल में बदल गया। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कितना चालाक बेटा है, इतना पैसा होने के बाद भी धोखे से अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। दूसरे बुजुर्गों ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह विदेश में होगा, जरूर वह हिंदुस्तान में ही होगा, बस अपने बाबूजी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वैसे भी बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ ही बन जाते हैं। जरूर किसी लड़की के चक्कर में आकर उसने अपने बाबूजी को यहाँ छोड़ दिया। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसे लड़की से शादी करने से पहले यही शर्त रखी होगी, अपने बाबूजी को पहले घर से निकालो, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। अरे आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ अपने सास ससुर के संग कहाँ रहना चाहती हैं। अरे अपनी सास ससुर को अपने पैरों की जूती समझती हैं। तभी तो आखिर उसे बच्चों की उम्र ही क्या होगी, मुश्किल से भी 35-40 का ही होगा। जैसे तैसे करके राधे श्याम जी बस समय निकाल रहे थे। धीरे धीरे करके अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन जब कोई उनसे ऐसी बातें करता तो बस इतना ही कहते, एक पिता का भविष्य कैसा होगा या कौन तय करेगा। शायद मेरे बेटे ने मेरे लिए यही रहना सही समझा होगा। मैं अपने बेटे की मंशा पर कभी शक नहीं करता। मेरा बेटा आज की दुनिया का श्रवण है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बेटे की याद में राधे श्याम जी अंदर तक टूट रहे थे और अब बीमार रहने लगे। धीरे धीरे बेटे की याद उन्हें अंदर तक कमज़ोर कर रही थी। और फिर वह दिन आया जब बेटे की याद में राधे श्याम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी आश्रम के सभी बुजुर्गों ने महर जी से कहा, इतने साल तो बेटा नहीं आया, कम से कम अपने पिता की मौत की खबर ही बेटे को दे दीजिए। कहीं विदेश नहीं होगा, यहीं अपने देश में ही कहीं छिपा बैठा होगा। कम से कम अपने पिता की क्रिया को तो पूरा कर दे। सब अपनी अपनी बातों में मग्न थे। इसी बीच महेश जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उनके बेटे को मैं कहाँ ढूंढूं और कैसे खबर करूं जब वह इस दुनिया में ही नहीं है। उसकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। उसमें से एक बुजुर्ग महिला बोली, अगर उनके बेटे की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है तो हर दूसरे तीसरे महीने में मोबाइल पर राधे श्याम जी को फ़ोन पर बात कैसे कराते थे। महर जी सर झुकाए चुप थे। इस तरह के सवालों की लड़ी लग गई। वह बोले, उनके बेटे के मोबाइल मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की आवाज़ रिकॉर्ड है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोले, महेश जी आपने ऐसा क्यों किया? महेश जी बोले, करीब 5 साल पहले जब वह राधे श्याम जी को छोड़ने के लिए आया था तब उसने मुझसे कहा था, महेश जी मुझे ट्यूमर है। मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ और डॉक्टर ने बताया है कि यह मेरी आखिरी स्टेज चल रही है और मैं अभी जिस परिस्थिति से गुजर लूँगा, मैं नहीं चाहता वह सारी परेशानी मेरे पिता देखें। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और मेरे बाल भी सारे काट दिए जाएंगे। यह सब कुछ मेरे पिताजी नहीं देख पाएंगे और जीते जी मर जाएंगे और मैं अपने बाबूजी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरे बाबूजी को भविष्य मेरी तरफ से कोई दर्द ना मिले, इसलिए यह सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है, मैं सब कुछ इस आश्रम के नाम कर रहा हूँ। बस मेरे बाबूजी के आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो भगवान के घर जाना ही है, पर मैं यह नहीं चाहता मेरे दुख के कारण मेरे बाबूजी मुझे पहले चले जाएं। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए ताकि मैं शांति से मर सकूं। हर किसी की आंखें नम हो गईं यह सुनते।
वहाँ खड़े सभी लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। क्या उन्होंने राधे श्याम जी और उनके बच्चे के बारे में कितना गलत सोचा। बेचारे वह अपने ही गम में डूबे रहते थे और बेटा अपने पिता को भविष्य में कोई दर्द ना हो तो सारे दर्द अकेले सहता गया। आज की दुनिया में ऐसे श्रवण कुमार बेटे होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।